नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है और वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही संरचनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है और संरचनात्मक भाषा विज्ञान को अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का मूल है। मूल भाषा विज्ञान वर्णनात्मक भाषा विज्ञान ही है और सभी प्रकार के भाषा विज्ञानों का आधार यह वर्णनात्मक भाषा विज्ञान ही है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का वह प्रकार है जिसकी आत्मा में, जिसके केंद्र में, जिसके मर्म में, जिसके हृदय में वर्णन की प्रवृत्ति ही मुख्य रहती है। यह ध्यान में रखना है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का वह प्रकार है जिसकी आत्मा में, जिसके केंद्र में, जिसके हृदय में, जिसके मर्म में वर्णन की ही प्रवृत्ति मुख्य रहती है। और वर्णन क्या है? भाषिक अभिव्यक्ति, भाषिक अभिव्यंजन, शाब्दिक अभिव्यक्ति, शाब्दिक अभिव्यंजन, चाहे यह मौखिक हो और चाहे लिखित हो, यही वर्णन है। और वर्णनात्मक भाषा विज्ञान करता क्या है? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप का वर्णन करता है, भाषा की प्रकृति का वर्णन करता है, भाषा के लक्षण का वर्णन करता है, भाषा की विशेषताओं का वर्णन करता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के तत्वों का, भाषा के अंगों का, भाषा की ध्वनि का, भाषा के शब्द का, भाषा के रूप का, भाषा के वाक्य का और भाषा के अर्थ का वर्णन करता है। या वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप और उसके अंगों के वर्णन से संबंध रखता है। उसके स्वरूप और उसके अंगों के वर्णन से संबंधित है। और क्या करता है भाषा विज्ञान? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा की संरचना का अध्ययन करता है, भाषा की संरचना का वर्णन करता है, भाषा के लिखित रूप का वर्णन करता है, भाषा के मौखिक या उच्चरित रूप का वर्णन करता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के लिखित या उच्चरित रूप के स्वरूप, तत्व और संरचना के यथार्थ रूप का वर्णन करता है। भाषा जो है, जहाँ है, जिस रूप में है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान उसी भाषा का उसी रूप में और उसी स्थिति में यथातथ्य वर्णन करता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के आदर्श रूप का आख्यान नहीं करता है और यह
ध्यान में रखना है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के विषय में जो बताया, यह भाषा के लिखित और उच्चरित रूप और उसके यथार्थ रूप का ही वर्णन करता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के आदर्श रूप का आख्यान नहीं करता है। यह भाषा शुद्ध है, यह भाषा शुद्ध नहीं है, यह भाषा मानक है, यह भाषा मानक नहीं है, भाषा को इस प्रकार नहीं होना चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आख्यान जो है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान नहीं करता है। यह है। और भाषा विज्ञानियों ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को किस प्रकार से देखा, यह समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को भाषा विशेष के वर्णन से जोड़कर देखा है। एक बात, भाषा विशेष के वर्णन से जोड़कर देख, और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि भाषा के वर्णन को किसी काल बिंदु पर केंद्रित करके देखा है। यह दूसरी बात है। और यह भी कहा है उन्होंने कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन को स्थान नहीं है और भाषा के विकास का अध्ययन वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में नहीं होता है। इसीलिए सस्यूर ने इसे जो है स्थित्यात्मक भाषा विज्ञान कहा है, या स्थित रूपात्मक भाषा विज्ञान किसी किसी भाषा विज्ञानी ने कहा है। यह स्थित्यात्मक भाषा विज्ञान है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, और स्थित रूपात्मक भाषा विज्ञान है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। ऐसा उन्होंने कहा है, कुछ भाषा विज्ञानियों ने कहा है। और यह है, देखते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। भाषा विशेष को जब हम ले लेंगे, पहला बिंदु जो कहते हैं प्रायः भाषा विज्ञानी कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में भाषा सामान्य का नहीं, भाषा विशेष का वर्णन किया जाता है। एक और दूसरी बात है कि किसी काल बिंदु पर भाषा का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कि जैसे ही भाषा सामान्य नहीं कह करके भाषा विशेष कहेंगे, तो यह तो विशिष्ट भाषा विज्ञान हो गया। और किसी काल के सापेक्ष जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे तो वह तो ऐतिहासिक अध्ययन हो गया। भाषा के अध्ययन में
हम जैसे ही काल को जोड़ते हैं, भाषा के अध्ययन में हम जैसे ही काल को संबद्ध करते, वह तो ऐतिहासिक अध्ययन हो गया। और भाषा सामान्य का अध्ययन नहीं करके भाषा विशेष का अध्ययन जैसे ही हम करते हैं, चाहे वर्णनात्मक विधि से ही करते, तो यह तो विशिष्ट भाषा विज्ञान हो गया। तो फिर वर्णनात्मक भाषा विज्ञान रहा कहाँ? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान गया कहाँ? हम बात करते हैं वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की बात करने के लिए अपनी बात प्रारंभ करते हैं और बात कर बैठते हैं विशिष्ट भाषा विज्ञान की, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की। और यह वर्णनात्मकता जो है, एक बात स्पष्ट रूप से समझ रखने की है कि यह वर्णनात्मकता सभी शास्त्रों में और सभी विज्ञानों में अपनी अनिवार्य भूमिका का निर्वहन करती है। यह ध्यान में रखना। यह सभी विज्ञानों और सभी शास्त्रों का मुख है, वाणी है। इसके बिना इतिहास, उसमें वर्णन नहीं रहेगा, उसमें वर्णन करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, वर्णनात्मकता नहीं रहेगी। चाहे भौतिक शास्त्री हो, रसायन विज्ञानी हो, कोई भी हो, तो वर्णनात्मकता जो है एक विधि है, एक प्रवृत्ति है। और यह स्पष्ट रूप से समझ रखने की बात है। साहित्य में भी हर जगह जो है लक्षणा और व्यंजना थोड़े ही पिरोई जाती है। अभिधा जो है वह वर्णना है। तो और लक्षणा और व्यंजना का आधार भी अभिधा ही है। अभिधा के बिना लक्षणा और व्यंजना का व्यापार नहीं चल सकता है। यह समझ रखने की जरूरत है। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जैसा कि मैंने बताया, यही मूल भाषा विज्ञान है। और यह सभी प्रकार के भाषा विज्ञानों का आधार है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा। और आगे बढ़कर मैं यहाँ तक कहूँगा कि वर्णनात्मकता जो है सभी प्रकार के विज्ञानों और सभी प्रकार के शास्त्रों का आधार है, उसका मुख है, उसकी वाणी है, उसकी भाषा है। इतिहास जो है सबसे व्यापक विषय है, इससे बड़ा विषय संसार में कोई नहीं है। लेकिन इतिहास को वाणी कौन देता है? भाषा देता है। और भाषा में किसकी प्रधानता यहाँ रहती है? तो वर्णनात्मकता की प्रधानता रहती। तो इसको इस रूप में समझना है, यह मैंने बताया है। और ध्यान में रखना है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान जब भाषा सामान्य का वर्णन करता है तो यह सामान्य भाषा विज्ञान हो जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है।
वर्णनात्मक भाषा विज्ञान जब भाषा सामान्य का वर्णन करता है, और बताया स्वरूप का वर्णन करेगा वह, तत्वों का वर्णन करेगा वह, संरचना का वर्णन करेगा वह, तब वह क्या हो जाता है कि सामान्य भाषा विज्ञान हो जाता है। यही वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। जब भाषा सामान्य का वर्णन करने पर तैयार होता है, वर्णन करने को तत्पर होता है, तब वह सामान्य भाषा विज्ञान हो जाता है। और जब भाषा विशेष का वर्णन करने को उद्यत होता है, तब वह विशिष्ट भाषा विज्ञान हो जाता है। और जब किसी काल के संदर्भ में भाषा का अध्ययन करता है, तब वह जो है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हो जाता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हो जाता है। और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में चूँकि कालक्रम से वर्णन होता है, तो आप एक काल विशेष की ध्वनियों को लें, एक ही भाषा की ध्वनियों को लें, और उसी भाषा की ध्वनियों को दूसरे काल विशेष में लें, तो चूँकि क्रम से वर्णन कर रहे हैं, इसमें कालक्रम में पूर्वापर संबंध है, तो तुलनात्मकता तो ऐतिहासिक अध्ययन में आ ही जाती है। यह कहना कि ऐतिहासिक अध्ययन अलग है और तुलनात्मक अध्ययन अलग है, ऐतिहासिक अध्ययन के बिना तुलनात्मक अध्ययन संभव ही नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के लिए सारी सामग्री जो है हमें इतिहास से ही प्राप्त होती। यह ध्यान में रखना। तो यह है। और जब हम इसमें तुलनात्मकता समाहित है, इसी में तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में यूँ हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान को अलग से पढ़ेंगे, अलग से रेखांकित करेंगे, अलग से इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान ही मूल भाषा विज्ञान है। और दूसरी बात कही मैंने कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान सभी प्रकार के भाषा विज्ञानों का आधार है और यह अध्ययन है। और अध्ययन के विषय में मैंने पूर्व वर्ग में स्पष्ट कर दिया है कि अध्ययन अस्थैतिक नहीं होता है, अस्थैतिक नहीं होता है, अस्थैतिक नहीं होता है। अध्ययन गतिशील होता है, गतिशील होता है और गतिशील होता है। और सस्यूर ने कह दिया कि यह स्थित्यात्मक भाषा विज्ञान है, तो कहने से अपदीपो भव भगवान बुद्ध ने कहा है, तो यह समझना है। जब बताया कि अध्ययन अपने आप में एक गतिशील प्रक्रिया है, तो फिर उसको स्थित्यात्मक कहना, कहते हैं एक काल बिंदु पर, एक काल बिंदु पर, एक काल बिंदु पर किया गया अध्ययन। तो बिंदु अपने आप में जो है वो उचित शब्द नहीं है, एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। बिंदु की जगह पर खंड लेना होगा। किसी एक काल खंड में बिंदु में एक ही कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट है, नियामक बिंदु जो है एक ही है बिंदु में, लेकिन वो अध्ययन के लिए तो कम से कम 2 नियामक बिंदुओं को लेना पड़ेगा, 2 कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, तभी अध्ययन होगा ना। ये नहीं कि कहाँ से एक काल नैनो सेकेंड में अध्ययन करेंगे क्या, कि अच्छा ठीक है मान लिया कि नैनो सेकेंड में ही किसी जैसे कि x नैनो सेकेंड में किसी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, इससे तो छोटा बिंदु नहीं हो सकता है, कोई भी खंड नहीं हो सकता है कोई। तो x नैनो सेकेंड में किसी भाषा का हम अध्ययन
कर रहे हैं। तो W नैनो सेकेंड में उसका क्या रूप होगा भाषा का, और फिर इसके बाद ये परवर्ती ये पूर्ववर्ती रूप हुआ भाषा का। X नैनो सेकेंड में हम किसी भाषा के स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, तत्व का अध्ययन कर रहे हैं, संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह ध्यान में रखना है। तो W नैनो सेकेंड में उस भाषा का क्या रूप होगा, और X के बाद Y नैनो सेकेंड में उस भाषा का क्या रूप होगा। तो आप देखिए, और X की तुलना में W पूर्ववर्ती है और Y परवर्ती है, बाद में आने वाला है, ये पहले आ गया। तो ये ऐसे ना समझेंगे, बिंदु को ले लेंगे, बिंदु क्या बिंदु को ले लेंगे, तो ये कालखंड लेना पड़ेगा, चाहे वह कालखंड एक ही वर्ष का क्यों नहीं हो, 6 ही महीने का क्यों नहीं हो। तो फिर होगा ना कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 2020 में इस भाषा की ध्वनियों का अध्ययन, तो छोटा कालखंड है। तो कालखंड जो है वह समुचित शब्द है, एप्रोप्रिएट टर्म है, बिंदु नहीं है। तो यह मैंने बताया है, तो यह देखेंगे हम। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को हमने समझा है, और हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, उसके तत्वों, उसकी संरचना, चाहे वह भाषा का लिखित रूप हो चाहे उच्चरित रूप हो, उसका यथार्थ वर्णन करता है। यही वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को बताया, जब भाषा विशेष से जोड़ देते हैं तो वही विशिष्ट भाषा विज्ञान हो जाता है, और जब काल विशेष से जोड़ देते हैं तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हो जाता है। और मैंने बताया है कि इतिहास में तुलना अपने आप जो है सन्निहित हो जाती। यह बात स्पष्ट हुई। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान जो है, अब भाषा विज्ञान की एक पृथक, अलग या स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हो गई है। यह ध्यान में रखना है। और इसमें जब वर्णनात्मक भाषा विज्ञान से पृथक रूप में माना जा रहा है, अलग रूप में माना जा रहा है, तो इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। यह भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन करता है, भाषा के यथार्थ रूप का अध्ययन करता है, भाषा के स्वरूप का अध्ययन करता है, भाषा के तत्वों में ध्वनि का अध्ययन करता है, शब्द का अध्ययन करता है, रूप का अध्ययन करता है, वाक्य का अध्ययन करता है, प्रोक्ति का अध्ययन करता है, परंतु अर्थ का अध्ययन नहीं करता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए किसी दूसरे शास्त्र की सहायता लेना पसंद नहीं करता है और अर्थ के अध्ययन को दर्शन का विषय मानता है। यह ध्यान में रखना है। और इसकी भी पाश्चात्य जगत में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान पर अत्यधिक कार्य हो रहे हैं, और अमेरिका में तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की कई शाखाएं विकसित हो गई।
जैसे सुर विज्ञान है, टोनेटिक्स है, ध्वनिग्राम विज्ञान है, फोनेमिक्स है। तो इस तरह से कई कई शाखाएं जो हैं उसकी विकसित हो गई हैं। और बताया कि इसमें भाषा के उच्चरित और यथार्थ रूप का वर्णन होता है, और अर्थ को छोड़कर भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। और जिसकी जो है प्रायः सभी भारतीय भाषा विज्ञानियों ने पुरजोर जो है आलोचना की है, और बताया है कि अर्थ को काटकर जो है भाषा का किया गया अध्ययन जो है वह जो है देहवादी अध्ययन है, शरीरवादी अध्ययन है। क्योंकि ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और प्रोक्ति ये सभी भाषा के अंग हैं, और सभी अंग मिलकर के भाषा के शरीर का निर्माण करते हैं। और अर्थ जो है वह भाषा की आत्मा है, अर्थ जो है भाषा का प्राण तत्व है। और अर्थ संवहन करने के लिए ही तो भाषा का माध्यम है। भाषा अर्थ का ही संवहन करती है, और हम जो कुछ भी बोलते हैं वह अर्थ संप्रेषण के लिए ही बोलते हैं, अर्थ द्योतन के लिए ही बोलते हैं। और अगर इस अर्थ को भाषा के विवेचन से हटा लिया जाए तो फिर क्या होगा? हमारा बोलना पशु के बोलने के समान हो जाएगा, और निरर्थक हो जाएगा, निरुद्देश्य हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि भाषा के तो तीन पक्ष हैं। उच्चरित करते हैं हम भाषा को, फिर भाषा जो है ध्वनि ऊर्जा के रूप में माध्यम में गमन करती है, और फिर श्रोता जो है अपनी कर्णेंद्रियों के द्वारा भाषा को ग्रहण करता है, वह ग्राहक है। और फिर कर्ण इंद्रियां जो हैं, कान जो हैं, उस ध्वनि को मस्तिष्क तक भेजती हैं, और मस्तिष्क जो है फिर उन ध्वनियों को क्या करता है कि डिकोड करता है, और फिर उसका अर्थ समझता है। तो ध्वनन भी कोई क्यों सुनेगा? केवल ध्वनि को नहीं सुनता है ना, ध्वनि अर्थ का संप्रेषण करती है, इसीलिए कोई ध्वनि को सुनता है। तो इस तरह से वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की क्या दशा है और क्या दिशा है, उसका क्या स्वरूप है, और इस पर हमने आज विस्तार से विचार किया है। आशा है आप भी इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगले दिन हम फिर जो है भाषा विज्ञान के अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।